हिंद साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए म्यूजिक का एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सीटेट नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा यह वीडियो। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 201 से लेकर 300 तक प्रश्न देखेंगे। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है, 200 प्रश्नों का, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। लिंक आपको मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है जी। आइए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सारंगदेव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? कितने प्रबंधों का वर्णन किया है सारंगदेव ने? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 75, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा इसका जी 3 वर्गों में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? मतंग जी, बताइए आप कमेंट करके, मतंग जी कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? तो मतंग जी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका देसी प्रबंध के अंतर्गत, ठीक है जी। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं आपको बताना है। तो मतंग जी ने आपको टोटल 69 प्रबंध माने हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। ये सवाल है, सालग सूड नामक प्रबंध किसका भेद है? सालग सूड नामक प्रबंध जो है किसका भेद है आपको बताना है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका सूड प्रबंध का, ठीक है जी। सूड प्रबंध का एक भेद कौन सा है? तो सालग सूड, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, प्राचीन ग्रंथों में कितने अंग माने गए थे? प्राचीन ग्रंथों में कितने अंग माने गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 अंग माने गए थे, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी? प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी आपको बताना है, कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 धातुएं थी, ठीक है जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए और मित्रों में शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं, आपका जल्दी से जल्दी सर्विस लगे। आप मुझे लाइक कमेंट शेयर करके और सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में कौन सा प्राचीन प्रबंध के अंग नहीं है? ठीक है जी। निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आभोग। देखिए, आभोग जो होता है ध्रुपद का भाग होता है, स्थायी अंतरा संचारी आभोग, ठीक है जी। तो आभोग ध्रुपद का पार्ट है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 209 में देखिए, 209 में आपसे पूछा गया है कि प्रबंध में नायक के नाम, कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो प्रबंध में नायक के नाम, कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विरुद्ध। क्या कहलाता है जी? विरुद्ध। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा पद, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी? पद। अगला सवाल देख लीजिए, जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? जिन प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा राग कदम्ब। क्या कहलाता है? राग कदम्ब। उस प्रबंध को क्या कहेंगे? तो राग कदम्ब। अगला सवाल देख लीजिए, रागमाला। क्या जी? रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रागमालिका, ठीक है जी, रागमालिका। अगला सवाल देख लीजिए, कैवाड़ प्रबंध। कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिवट के नाम से, ठीक है जी। क्या जी? त्रिवट के नाम से। अगला सवाल देख लीजिए, बृहदेशी में वर्णित चोक्ष गीत से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना जाता है? देखिए, बृहदेशी में वर्णित चोक्ष गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुपद गायन शैली का, ठीक है जी। तो ये शैली लिखेगा यहाँ पे, ठीक है, शैली लिखना चाहिए, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। देखिए, अगला सवाल देखिए, सारंगदेव की शुद्धा नामक गीत से किस गायन शैली का जन्म हुआ है? सारंगदेव जी के शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का उत्पन्न हुआ है? तो ये ध्रुपद, ठीक है जी, ध्रुपद। अगला सवाल देख लीजिए, अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुपद, ठीक है जी, ध्रुपद। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, उत्तर संगीत में ध्रुपद, उत्तर संगीत में ध्रुव पद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पखावज। ठीक है जी, पखावज और मृदंग। ठीक है, तो ध्रुपद के साथ आपको पखावज और मृदंग भी होगा। तो यदि आपका एक से अधिक का आंसर दिया होता तो आप उसको टिक करते। ठीक है जी, ध्रुवपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ध्रुवपद गायकी में किसका प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गमक का। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहते थे? तो आप जानते हैं कलावंत कहते थे, और ध्रुपद को मर्दाना गीत कहा जाता है। ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो मान सिंह तोमर जी को। मान सिंह तोमर जी को ध्रुपद का माना जाता है आपको जन्मदाता। अगला सवाल देख लीजिए। ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? तो आपको बताना है। सही, ध्रुपद के 4 अवयव माने गए। कौन कौन है? तो ध्रुपद के 4 अवयव है अस्थाई, उसके बाद अंतरा, उसके बाद संचारी, उसके बाद आभोग। ठीक है जी, तो यही ध्रुपद के 4 अवयव है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? तो ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाने वाली ताल कौन सी है? तो सही उत्तर आपका बता दीजिए। सही उत्तर हो जाए तीव्रा ताल। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं? तो आप जानते हैं 4 वाणियाँ हैं। 4 वाणी होती है ध्रुपद के, तो आप बताइए 4 वाणी। मैं कुछ बताता हूँ, उसको बाद आपको कमेंट करना है। जैसे खंडार वाणी, उसके बाद आप डागुर वाणी, गोबरहार वाणी, गोबरहार वाणी, और एक वाणी मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है जी, कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। और वीडियो चूँकि आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है, इसलिए फुल वीडियो देखिए और शेयर करिए अपने संबंधियों में। देखिए, खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो आपको बताना है राजा समोखन सिंह। ठीक है जी, राजा समोखन सिंह। अगला देखिए, ध्रुपद की गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? तो गोबरहार वाणी आपको बताना है तानसेन जी से। ठीक है जी, तानसेन जी से आपको गोबरहार वाणी माना जाता है। देखिए, श्रीचंद ने कौन से वाणी का आविष्कार किया था? तो नवहार वाणी का। ठीक है जी, श्रीचंद ने नवहार वाणी का आविष्कार किया। देखिए, आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीत से उत्पन्न माना गया है? तो किस गीत से उत्पन्न माना गया है? तो भिन्ना गीत से। ठीक है जी, किससे? भिन्ना गीत से। तो सही उत्तर हो जाएगा भिन्ना गीत। ठीक है, धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? तो आपको बताना है। तो धमार ताल प्रयुक्त होती है, 14 मात्रा की ताल है, 4 विभाग है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, धमार धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है? तो ब्रज की होली का। ठीक है, ब्रज भाषा में कृष्ण और राधा के होली का वर्णन किया जाता है धमार में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? तो धमार के साथ बजने वाली ताल जो है 14 मात्रा की होती है, आपको बताएं हम। तो कमेंट करके बता दीजिए पंच सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। देखिए, अगला सवाल देखिए। गौड़ी गीति आज की किस गायन शैली से मिलती है? गौड़ी गौड़ी गीत जो है आज की कौन सी गायन शैली से मिलती जुलती है? तो ठुमरी गायन शैली से। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। गौड़ी गीत को ठुमरी नाम कहाँ से मिला? गौड़ी गीत को ठुमरी नाम कहाँ प्रदान हुआ, कहाँ मिला उसको? तो आपको बताना है, ये जो है मुगल काल में मिला था। ठीक है जी, किस समय मिला? तो मुगल काल में। आप बताइए मुगल काल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बताना है आपको। मुगल काल के संस्थापक कौन है? देखिए, ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजाई जाती है? तो चाचर ताल बजाई जाती है, दीपचंडी ताल बजाई जाती है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तो तबला बजाया जाता है, आप जानते हैं। कमेंट करके बताइए दीपचंडी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है? बहलावा का अधिक प्रयोग होता है किस गायकी में? तो ठुमरी में। ठीक है जी, ठुमरी में। अगला सवाल देख लीजिए। ठुमरी की पूर्वी शैली, ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? तो बनारस। ठीक है जी, बनारस, बनारस के ठुमरी को पूर्वी शैली भी कहा जाता है। ठीक है जी,
ठुमरी की जयपुरी शैली में, ठुमरी की जयपुरी शैली में क्या प्रधान होता है? तो सही इसमें कथक अंग प्रधान होता है। ठीक है जी, कथक अंग प्रधान होता है जयपुर शैली में। ठीक है। बेसरा गीत से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई? बेसरा गीत से आधुनिक में कौन सी गायकी प्रचलित हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका टप्पा। आपको बताना है टप्पा में कौन सा भाषा का यूज होता है और टप्पा का उत्पत्ति किस राज्य से माना जाता है, बताइए। टप्पा गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है या टप्पा गायकी किस ताल में की जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा टप्पा ताल में। ठीक है। टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको बताना है। तो 16 मात्राएं। ठीक है जी। आपको बताना है 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं और कितने खाली होते हैं। ठीक है। टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो टप्पा में अधिकतर जो है पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। और आपको अगला सवाल बताना है, साधारणी गीत के लक्षण हमें आज किस में मिलते हैं? साधारणी गीत के लक्षण आपको आधुनिक समय में किस में मिलता है? तो ख्याल में मिलता है। ठीक है जी। तो अगला सवाल बताइए आप, विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? तो विलंबित ख्याल में जो आप गाते हैं उसको बड़ा ख्याल कहते हैं। ठीक है जी, बड़ा ख्याल कहा जाता है। देखिए, और आपको मध्य लय में जो ख्याल गाता है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। देखिए, ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो तबला। ठीक है जी। तबला का आविष्कारक कौन थे, आपको बताना है। ठीक है जी। और एक कमेंट करके बताइए, तबला के जो बाएं तबला होता है उस पर कितने वर्ण निकलते हैं? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो गजल की उत्पत्ति आपको फारस के लोक संगीत से मानी जाती है। ठीक है जी, फारस के लोक संगीत से। आप बताइए, फारस को अभी आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? ठीक है। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किनको जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, आप बताइए कमेंट करके। ठीक है जी। देखिए, गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं? गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा बहर। ठीक है जी, बहर कहते हैं। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहा जाता है? तो राग सागर कहा जाता है। ठीक है जी, राग सागर कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है, आपको बताना है। और जादू मंत्र वाला वेद कौन है? गद्य और पद में लिखा गया वेद कौन है? आप कमेंट करके बताइए। मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं, आप अपना जो है जानकारी को जांचिए और कमेंट करिए। ठीक है जी। कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, आप बताइए। कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए? तो 0 वेद, मतलब सभी वेद जो हैं आपको संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। देखिए, संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? तो आपको सही उत्तर मिलेगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जननी कहा जाता है। ठीक है जी। अब आपको बताना है, सामवेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, आप बता दीजिए। सामवेद का उपवेद किसे कहते हैं? तो सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। ठीक है जी। देखिए, प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? तो ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में हुई है। ठीक है जी। अच्छा, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, संगीत को शिल्प की संख्या किस ग्रंथ में दी गई है? संगीत को शिल्प किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौशितकी ब्राह्मण में। ठीक है जी, कौशितकी ब्राह्मण में। देखिए, पुराण कितने हैं, आपको बताना है। तो पुराण, मान्यता प्राप्त पुराण जो है 18 है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पुराणों की संख्या 108 माना गया, लेकिन मान्यता प्राप्त आपको पूछा जाए, मतलब मान्य, ये 18 ही है। ठीक है जी। सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किस में संग्रहित है? सामवेद में जो आपको मंत्र मिलेंगे वो अधिकतर किस में संग्रहित है, किस में लिखा गया है? तो आपको मिलेगा पुराणों में। ठीक है जी, पुराण में। ठीक है, सॉरी ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में। ठीक है जी। पुराण के लेखक कौन है? पुराण के मतलब संग्रहकर्ता कौन है, आप बताना है कमेंट करके। ठीक है जी। देखिए, ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? ठीक है, ऋग्वेद में गीत को क्या कहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा गीर। क्या कहते थे जी? गीर। अगला सवाल देखिए, गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा दी गई थी? गीत और उसके धुन के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का यूज हुआ है? तो साम।
किसका जी? साम। अगला सवाल देखिए, सामगान के मुख्य गायक को क्या कहते थे? सामगान के मुख्य गायक को क्या कहते हैं बताइए? तो उद्गाता। ठीक है जी, उद्गाता। वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था? मुख्य वाद्य कौन सा था? तो आपको सही उत्तर बताना है बीड़ा। ठीक है जी, और बीड़ा में कितने तार होते हैं आपको बताना है। ठीक है जी। वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी, या क्या कौन से शब्द का यूज होता था? तो बीड़ा। सभी तंत्री वाद्य यंत्रों को जो तार से बने होते हैं उनको बीड़ा कहा जाता था। ठीक है जी। वैदिक कालीन बीड़ा में कितनी तंत्रियां होती थी? ये बीड़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है जी। बीड़ा में कितनी तंत्रियां होती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 100 तंत्रियां। ठीक है जी, इसलिए इसको सहस्त्र तंत्रियां कहा जाता है। अगला देखिए, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी गई थी? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यम। क्या कहा जाता था जी? यम। अगला सवाल देख लीजिए, स्वरों के षडज ऋषभ, स्वरों के षडज ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नारदीय शिक्षा में। ठीक है जी, नारदीय शिक्षा में। अगला सवाल देखिए, वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में पदों को आपको क्या कहा जाता था बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋचाएं। वैदिक काल में पदों को ऋचाएं कहा जाता था। अगला सवाल देख लीजिए, उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे? कितने प्रकार के थे उच्चारण की दृष्टि से? तो वैदिक स्वर आपको 3 प्रकार के थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है जी। वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? वेदांग। ठीक है जी, वेदांग। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने पर क्या कहलाती थी? ऋग्वेद की जो ऋचाएं थी उनको स्वरावलियों में निबद्ध किया गया तो उसको क्या कहा जाता था? तो स्तोत्र कहा जाता था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? किसके प्रकार या भाग थे बताइए? आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सामवेद के। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? देखिए, साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 स्वरों का। अगला सवाल देख लीजिए, साम गान में स्वरों का क्रम कौन सा है? साम गान में स्वरों का क्रम कौन सा था आपको बताना है? अवरोही क्रम। ठीक है जी, अवरोही क्रम। साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी? तो साम वेद के सप्त स्वरों में सबसे प्रथम कौन सी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कुष्ठ। कुष्ठ। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया? किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नारदीय शिक्षा में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राग वर्गीकरण के अंतर्गत, राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे? राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत मकरंद में। ठीक है जी। संगीत मकरंद किसने लिखा आपको बताना है। नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियां मानी है? आपको बताना है नारद ने कितने राग और कितने रागनियां मानी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 राग और 36 रागनियां। 6 राग और 6 रागनियां ही मानी है। ठीक है जी, 6 राग और 6 रागनियां ही मानी है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपको राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 मत। कौन कौन है आपको कमेंट करना, कमेंट करिए बताइए। शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिव मत को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सोमेश्वर मत। शिव मत को सोमेश्वर मत भी कहा जाता है। देखिए, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? राग रागनी वर्गीकरण पद्धति में मुख्य राग आपको 6 माने गए हैं। ठीक है जी, 6 पुरुष राग है। ठीक है जी, और इसके 36 रागनी मानी गई है। सोमेश्वर मत मतलब शिव मत में कितने राग और रागनी माना गया है? तो 6 राग और 36 रागनी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भरत मत में कितने राग रागनी माना गया है? तो भरत मत में भी आपको 6 राग और 30 रागनी माना गया है। ठीक है जी, 6 राग 30 रागनी। कलीनाथ मत के अनुसार कितने राग रागनियां मानी गई हैं?
तो कलिनाथ भी 6 राग माने हैं और 36 रागनी माने हैं, ठीक है जी। और आपको भरत जी 6 राग और 30 रागनी माने हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनियाँ मानी गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 राग और 30 रागनी, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है? तो राग रागनी वर्गीकरण, राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है? तो राग रागनी वर्गीकरण, ठीक है जी। आपको बताना है कि कितने नपुंसक राग माने गए हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइए। सारंगदेव ने, देखिए सारंगदेव ने अपने समय में रागों को कितने वर्गों में बांटा? सारंगदेव जी ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्गों में बांटे थे। अगला सवाल देखिए, ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो सही होगा 30 आंसर। संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों में से कितने ग्राम राग माने गए हैं? कितने ग्राम राग बने? तो 30, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ग्राम राग किससे उत्पन्न है? तो जाति से, ठीक है जी, जाति से। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, जो राग केवल अपने ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध राग, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भिन्न राग कितने माने गए हैं? भिन्न राग कितने माने गए हैं आपको बताना है। भिन्न राग, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 भिन्न राग माने गए हैं। बेसर राग कितने माने गए हैं? तो बेसर राग आपको 8 माने गए हैं, ठीक है जी, बेसर राग 8 माने गए हैं। पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं? पंडित सारंग देव कुल कितने राग माने हैं? तो 264, ठीक है जी। भरत ने उपराग कितने माने हैं? तो भरत जी ने उपराग 8 माने हैं, ठीक है जी, भरत जी ने उपराग की संख्या 8 मानी है। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 16 राग, ठीक है जी। मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। मेल पद्धति 14वीं शताब्दी में शुरू हुई। अगला सवाल देखिए, मेल पद्धति का आरंभ किसने किया था? मेल पद्धति का आरंभ किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यारण्य ने, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, लोचन ने कितने मेल माने हैं? लोचन जी 12 मेल माने हैं। अगला सवाल देख लीजिए, लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं? तो आपको 63 राग आएंगे। लोचन जी के 12 मेलों के अंतर्गत 63 राग आते हैं, ठीक है जी। रामामात्य ने कितने मेल माने हैं? रामामात्य जी ने आपको 20 मेल माने हैं, ठीक है जी, रामामात्य ने 20 मेल माने हैं। सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं? तो सोमनाथ जी 23 मेल माने हैं। सोमनाथ जी कितने मेल माने हैं? तो 23 मेल, ठीक है जी। पंडित वेंकटमखी ने कितने मेल माने हैं? तो 72। और आपको बताना कमेंट करके पंडित भातखंडे जी कितने मेल माने हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।